बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैंने जानबूझकर पाकिस्तान के बारे में प्रोग्राम को मौखर किया है। जब कराची से लेकर खैबर और फिर बलूचिस्तान तक मैंने ख़बरें सुनी और फॉलो की तो मुझे एक तरह का मुल्क के हालात इंतहाई नाजुक तरीन मराहल से गुज़रते हुए नज़र आए। तो मैंने इससे जानबूझकर पहलोती की और ख़बरें तो आप सुन ही रहे हैं और कोई नई चीज़ वहाँ ऐसी नहीं है जो जिसको डिस्कस किया जाए, सवाए इसके कि मैंने इसी प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में MQM के बारे में कहा था कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां हैं वो आर्जी हैं और ये अमर बहीद अज़ क़ियास नहीं कि MQM दोबारा 7वीं बार हुकूमत में शामिल हो जाएगी। और आज सारे अंदिये और अशारे यही मिलते हैं कि मुतहद्दा पार्टी अब फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ, जिन्होंने कुछ ऐसे अंदिये दिए थे कि वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में नहीं रहेंगे, उनके वज़रा ने इस्तीफ़े दिए थे, आज दोबारा ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा फिर बन जाएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून ने अब ये फ़ैसला कर लिया है, तय कर लिया है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देंगी और सही और असली जो जमहूरियत है उसका यानी अपोजिशन है उसका किरदार अदा करने के लिए भरपूर ताबड़तोड़ हुकूमत पर हमले करेगी। अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या बॉक्स के अंदर है, ये आने वाले दिनों में ही ये कहानियाँ अनफोल्ड होंगी। धरने की कॉल दी गई है, उसके अलावा लॉन्ग मार्च की धमकी दी जा रही है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान के हालात पर, चारों सूबों के हालात पे आप का जायज़ा लें या नज़र डालें तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। लेकिन इन सारे मामलात के इन सारे इलाकों या इन सारे जो सूबे हैं इससे बरक्स आज़ाद कश्मीर का खित्ता हमारा किसी हद तक पुरअमन दिखाई देता था। लेकिन मैंने आज प्रोग्राम कश्मीर अफेयर्स पर रखा है चूँकि वहाँ भी हालात इतने सही नहीं है जितने दिखाई देते हैं। कश्मीर अफेयर्स के तनाज़ुर में अगर हम देखें तो कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन 7 अक्टूबर को होने वाला है। मुज़फ़्फ़राबाद में जो मैंने मौज़ूआत रखे हैं उसमें मुज़फ़्फ़राबाद का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की कामयाबी पर मुख्तलिफ़ किस्म की आराय पाई जाती हैं। एक आराय ये है कि पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनों ने मुज़फ़्फ़राबाद से जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी यानी सरदार अतीक अहमद ख़ान के बेटे उस्मान अतीक थे, उनके उम्मीदवार उनको वोट नहीं दिया। दूसरी आराय ये पाई जाती है कि ऐसे नेशनलिस्ट जो मुज़फ़्फ़राबाद में पाए जाते हैं उन्होंने वोट दिया है मुस्लिम लीग नून को और उन्होंने कामयाबी दिलवाई है इफ्तिखार गिलानी को। लेकिन इस वक्त चलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद, जहाँ से हमें ज्वाइन किया आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने। उन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी यासीन साहब, मैं आपको तकबीर टीवी पर और अपने इस प्रोग्राम मंजिल में मंजिल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी इत्तलात ये है कि आपकी जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, ये हुकूमत सही मानों से टेक ऑफ नहीं कर सकी है। इस हुकूमत को दरपेश बेशुमार मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, इनसाइड राइवरी है आपकी जमात के अंदर भी और वफाकी हुकूमत की जानब से भी आपको पूरी तरह अख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जहाँ तक आपने कहा कि हुकूमत ने टेक ऑफ नहीं किया, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। हुकूमत को अभी बने 2 महीने हुए हैं, तो ऑब्वियसली हुकूमत बनने के बाद फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन आ गया और उसमें पूरी पार्टी जो है वो उसमें इन्वॉल्व थी और उसमें एक प्रॉब्लम जो
आया वो ये था कि हमारे जो उम्मीदवार थे अपने जिन्होंने उस पिछली दफा टिकट लिया था, ख्वाजा फारूक अहमद, वो 1,000 का उनका और फारूक हैदर का गैप था। तो जी और वजह ये थी कि हमारे अपने ही जो एक्स एमएलए थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया और आज़ाद लड़े, जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे। सरदार अतीक अहमद खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं, सरदार उस्मान अतीक उस्मान अली खान, जी वो क्योंकि तीसरे नंबर पे उनका 7,000 वोट था और हमारे उम्मीदवार का 3,000 था और फारूक हैदर का 14,000 था। जी तो वो चूंकि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जो मफामती पॉलिसी है, जिसमें वो पाकिस्तान में भी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके आगे चल रहे हैं, चलना चाहते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि एमक्यूएम भी ऑन बोर्ड हो गई है एंड दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन द फेडरल कैबिनेट एंड द प्रोविंशियल कैबिनेट ऑल्सो। जी इसी तरह काफ लीग का जो था मामला, वो भी बड़ा वाजिया आज चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो परवेज इलाही साहब ने भी बड़ा वाजिया कहा कि हम आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वो जो रिकन्सिलेशन की पॉलिटिक्स जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लेके चल रहे हैं पाकिस्तान में, JUI को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, MQM को ऑन बोर्ड, ANP को ऑन बोर्ड लिया, काफ लीग को, एंड ऑन द अदर पॉलिटिकल फोर्सेस लाइक फकारा लीग एंड क्या नाम है, जतोई लीग और ये दूसरी जो जमातें हैं। जी तो मतलब कहने का ये कि इसी तरह रियासत के अंदर भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन की सियासत को आगे लेके चला जाए और मफामती सियासत ही में बेहतरी है, ताकि इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया जाए और हम एक निज़ाम को तब्दील कर सकें। तो वो फिर उसकी वजह से सरदार अतीक अहमद खान साहब के साहबजादे सरदार उस्मान अली खान को हमने टिकट दिया और हमने लेकिन वहाँ लोकल नॉन लोकलिज्म का एक प्रेजुडिज्म था, जिसकी वजह से वहाँ एक हुआ। बट बेरिंग इन माइंड कि वो सीट हमारी थी ही नहीं, वो सीट तो नून लीग की थी और उन्होंने दोबारा ले ली है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट नहीं है उनकी। अगर हमारा उम्मीदवार होता है, इसमें कोई शक नहीं पीपल्स पार्टी का, तो हम इजीली सीट जीत सकते थे। लेकिन चौधरी यासीन साहब, मैंने अपने इसी प्रोग्रामों में आपके पीपल्स पार्टी के चौधरी आरफ केरवी साहब और दूसरे जितने भी लोग थे, हमने बड़ी कोशिश करके हमेशा इस बात को हाईलाइट किया है कि जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे तो हमने स्ट्रेस किया कि वज़ारत उज़्मा का तख्त जो ताज है वो चौधरी मजीद साहब को मिलना चाहिए, चूँकि वो मेरिट के अतबार से सीनियर हैं, पार्टी के सदर हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपकी ज़ाती कोशिशों से और चौधरी मजीद साहब की ज़ाती कोशिशों से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जमात के अंदर दाखिल हुए थे, शामिल हुए थे दोबारा, लेकिन उनको देखा ये ज़्यादा गया है कि उनके जो अभी चौधरी अब्दुल हमीद पोठी साहब हैं, वो उनसे वादा कर रखा था सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कि उन्हें मेंबर कश्मीर कौंसिल बनाया जाएगा, लेकिन अभी उनके मुकाबले में रफ़ाकत अवान और ये अली ज़ुल्करनैन को जो है वो टिकट दे दिया गया और हमीद पोठी साहब को मेरे इतलात ये हैं कि मंजूर भट्टो साहब और खुर्शीद शाह साहब ने विदड्रॉ करवाया है ज़बरदस्ती। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, क्यों आप उनको ऑन बोर्ड नहीं रखना चाह रहे? गुजारिश है कि हमीद पोठी साहब जो है जी वो पिछली दफा उम्मीदवार थे, तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनकी उम्मीदवारी का मामला आया तो बैरिस्टर सुल्तान साहब ने उनके लिए कहा कि ये मेरे उम्मीदवार हैं। तो उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो है वो यूनानिमसली अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 पीपल, मतलब अक्सरियत राय से कहा था कि क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टूटी थी पिछली दफा जब सुल्तान महमूद साहब डिजर्ट कर गए थे, तो उनको टिकट नहीं देंगे। बाद में ये प्रेसिडेंट साहब से मिले तो प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा ठीक है हम आपको टिकट दे देते हैं, बट यू चेंज योर हॉर्स, यू चेंज द कैंडिडेट। एंड इवन दो the person who was being awarded the ticket, Chaudhry Mahboob, he was not even a candidate, he did not apply the candidature, उसने अप्लाई नहीं किया था, बावजूद इसके उसको सीट दे के टिकट दे के मेंबर कश्मीर को बना दिया गया। उसमें तुम्हारी एक ही सीट बनी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद पोठी की रिप्लेसमेंट तो हो गई थी वैसे भी, तो बैरिस्टर साहब ने ये वो जो कहते हैं, कोई मैं नहीं समझता कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की कमिटमेंट थी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का, एक सिस्टम है, सिस्टम के जरिए होना चाहिए।
So obviously, both of the tickets we have been awarded to Raja Ali Zulkarnain Khan and engineer अली Faqat जुल्करनैन Sulaiman. साहब को किस तरह टिकट दिया गया? अभी उन्होंने जुमा 8 दिन नहीं हुए पीपल्स पार्टी में और देखिए जी, पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, जो लोग शामिल होते हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी नई पार्टी में दोबारा डिजर्ट करके गए, बगावत करके गए, दोबारा पार्टी में वापस आए और उनको टिकट दे दिया गया था। उनका बंदा मेंबर कश्मीर काउंसिल बन गया था। ये कोई बात नहीं है, हम खुले दिल वाले लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं। हम जो दोस्त आते हैं हम उन्हें खुले दिल से तस्लीम करते हैं और उनको ऑनर देते हैं, जिसे हमने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को दिया। अच्छा, कुछ कश्मीरियों ने, आई एम सॉरी आई हैव टू आस्क यू फ्यू वेरी टफ क्वेश्चंस, आई नो दैट, बट इट इज बिकॉज़ पीपल आर लिसनिंग। अच्छा, यासीन साहब, आई एम आल्सो अ ब्रिटिशर। यस, मुझे पता है कि वहां यासीन साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बहुत सारे कश्मीरी इस बात से बड़े ही नाला हुए हैं विद इन आज़ाद कश्मीर एंड हियर इन यूके एंड यूरोप के हमारे वज़ीर आज़म को इन्होंने OIC में नहीं जाने दिया। वहाँ पर पहली बार आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म इसलिए नहीं गए, ये कोई रीजन थी। एक्चुअली वहाँ इलेक्शन था और इलेक्शन जो उसकी वजह से भी वो नहीं जा सके। और दूसरी जो आम बात थी वो थी कि सिंध में जो है वो सैलाब आया और आधा सिंध जो है वो पानी में डूब चुका था। तो वहाँ भी उसके लिए भी हमने कोई स्टेप्स लेने थे। दैट वाज द रीजन, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब अपने इलाज के सिलसिले में पहले से बाहर थे। तो बेसिक रीजन वाज द प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो वाज द सैलाब। तो बाद में इलेक्शन भी आ गया, उसका भी लोगों ने लिया कि इलेक्शन की वजह से नहीं गए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, OIC में जाना है और फिर हमेशा। ये OIC का जो क्रेडिट है, OIC में कश्मीरी क़यादत को ले जाने का एज एन ऑब्जर्वर, इस तरफ और उस तरफ की उस पार की क़यादत को, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जाता है। शहीद मोहम्मद बेनज़ीर भुट्टो ने ये जो है ये ऑब्जर्वरशिप जो है वो नुमाइंदगी दी, दिलवाई थी कश्मीरियों को। जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोगों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी, जिस निज़ाम में मैं आज इस दफ़ा चौथी बार वज़ीर बना हूँ, सीनियर वज़ीर बना हूँ। और जो मजीद साहब पहले वज़ीर रहे, स्पीकर रहे और आज प्राइम मिनिस्टर हैं, सुल्तान महमूद साहब भी हुआ है प्राइम मिनिस्टर रहे। इसी तरह ये निज़ाम जो है ये शहीद भुट्टो ने दिया था, वरना यहाँ तो एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो वज़ारत उमूर कश्मीर का रिमोट कंट्रोल के जरिए जो है वो पूरी रियासत को कंट्रोल करता था। और जब वो कश्मीर के दौरे पे जाता था कोला, तो वहाँ रियासत का सदर जो है उसको रिसीव करता था। अच्छा, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर चौधरी मजीद साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK गए, इनको दावतनामा जारी हुआ और फिर उनको शमूलियत नहीं अख्तियार करने दी। लगता यही है कि वो रुखसाना बंगश और रिजवान कुरैशी और कुछ ऐसे लोग उनसे कुछ किसी वजह से मेरे ख्याल में नाराज़ थे और उन्होंने उनको उसमें शमूलियत अख्तियार नहीं। बात नहीं, ये गलत बात है। उसमें जो बेसिक बात थी वो ये थी कि क्योंकि उसमें चीफ मिनिस्टर्स नहीं इन्वॉल्व थे। The chief ministers of the provincial governments were not been invited there, so that was the reason कि वो उन्होंने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर नहीं आए तो प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ऑब्जेक्ट करेंगे जी हमें नहीं बुलाया गया और प्राइम मिनिस्टर AJK को बुलाया गया। दिस वाज द ओनली रीजन, कोई अदरवाइज प्रेसिडेंट आज़ाद के वहाँ मौजूद। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि आज़ाद कश्मीर में अभी छठी बरसी आ रही है ज़लज़ला ज़दगान की, जो 2005 को एक ज़लज़ला आया था। मुस्लिम लीग ये कहती है कि 55 अरब रुपया मुस्लिम आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला ज़दगान की मद से विदड्रॉ करके अब उसको शामिल कर दिया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। तो ये एलिगेशन किस हद तक सही है, आप समझते हैं? दिस इज अ टोटल नॉनसेंस एलिगेशन। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो फॉरेन फंडेड है एंड इट इज बीन फंडेड बाय फॉरेन डोनेशन। फॉरेन जो डोनेटर्स हैं वो उसको फंड कर रहे हैं। वो बड़ा नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। जहाँ तक अर्थक्वेक इफेक्टिव का तल्लुक है, ये उसके फंड वहाँ मौजूद है और वो सारे फंड जो है उसी निज़ाम के तहत उसी तरीका के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कुछ इश्यू तो है कोई नहीं है, तो ये खामखा मुखालफत की बुनियाद पर जो है कोई ना कोई शोषण छोड़ देते हैं। सारे लोग के पास काम तो है नहीं है। चौधरी साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। ये फरमाइए कि हमारे जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है
उसको जो लोगों को तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन को मिल रही हैं, पैसे की क्या पोजीशन है वहाँ पे? मैंने सुना है फंड्स की कमी है, कोई तामीराती काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इस बारे में प्लीज़ ज़रा हमें बताइए। तमीराती काम अल्हम्दुलिल्लाह देर ऑन ट्रैक, और फंड्स का इसमें कोई शक नहीं है कि फाइनेंशियल क्रंच है, जहाँ दुनिया पूरी में फाइनेंशियल क्रंच है वहाँ ज़ाती मौजूद है, लेकिन कोई तनख्वाहों का कोई ऐसा मामला नहीं, तनख्वाहें लोगों को मिल रही है जी, और इंशाल्लाह वी विल कम ओवर इट, हम इसको टैकल कर लेंगे। आई थिंक आई हैव टू लीव यू। चोई साहब, आपकी आवाज़ बहुत मेरे ख्याल में ख़राब है इस वक्त। एक्चुअली तो मोबाइल फोन, आप मोबाइल पे फोन कर रहे हैं, नहीं, अगर अभी लैंडलाइन ठीक, पे। अभी 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 ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा ऊंचा बोलें तो फिर समझ आ जाती है जी। जी, तो बात यह है जी कि बिल्कुल कोई फाइनेंशियल क्रंच तो है, पूरी दुनिया में है, आपके यहाँ भी है, रिसेशन है, यहाँ भी फाइनेंशियल क्रंच है, पाकिस्तान में भी है, कश्मीर में भी, आफ्टर ऑब्वियसली हम भी उसी को, पाकिस्तान की सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, लेकिन कोई तनख्वाहों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तामीर और तरक्की के जो मनसूबाजात हैं उन पे इंशाल्लाह उसी तरह काम हो रहा है। मैं खुद एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आपने, अच्छा, एक दो सवाल छोटे छोटे। एक तो ये है कि लगता जो मीडिया रिपोर्ट करता है, जो इतलात आती हैं वो ये हैं कि आप बैसियत सीनियर वज़ीर आज़म के सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक किस्म के वज़ीर आज़म है, इस बात में कहाँ तक सदाकत है? गुजारिश है जी कि वज़ीर आज़म होता है जी, और वज़ीर आज़म चौधरी मजीद है, जो सच्ची बात है। मेरा अपना एक, मैं सीनियर वज़ीर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, मेरा अपना एक डोमेन है, मैं अपने डोमेन में रह के काम करता हूँ। कि मजीद इज आवर टीम कैप्टन and he has been nominated by our leadership, our leader जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, and we are all with him। हम एक टीम है और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इस बात की पूरी तरह श्योरिटी आप दिलाते हैं कि ये 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे, या कोई मायदा हुआ था? मैंने सुना है कि रिसेंटली कुछ कू करने के लिए कुछ अंदरूनी तौर पर कोई साजिश हुई थी। नहीं, nothing like that। This government will remain for 5 hours, 5 years इंशाल्लाह, जो 5 साल टेन्योर है। और ये चार वज़ीर आज़म आप तब्दील नहीं करेंगे पिछली हुकूमत की तरह? 4 वज़ीर आज़म इसलिए तब्दील हुए थे कि दैट वाज नॉट अ लेजिटिमेट असेंबली। अच्छा। वो एक जुल्लू टप्पे से मार्ज वजूद में आई असेंबली थी, जो एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की डिजाइन करता थी। ये असेंबली जो है ये लेजिटिमेट असेंबली है, विच हैज कम थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस, लेजिटिमेट एंड फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए जो है वो मार्ज वजूद में आई है, और इंशाल्लाह ये 5 साल पूरे करेगी, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल डिलीवर इन 5 years। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो 5 साल का मैंडेट मिला है, अब देख रहे हैं, परसों हमारे कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे इंशाल्लाह 2 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, और दोनों पे इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सर से वो दोनों सीटें इंशाल्लाह ताला जीतेगी। बैरिस्टर साहब के लिए आपने किस तरह, क्या कुछ उनका रोल कोई तयन किया हो क्या? मतलब बैरिस्टर साहब का भी कोई रोल बनेगा हुकूमत? बैरिस्टर साहब मेंबर असेंबली हैं और अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, और इंशाल्लाह वो एज ए पार्लियामेंटेरियन काम करेंगे। आफ्टर ऑल एक गैप था उनका, तो गैप के बाद उनके जो आने वाले उनके साथ जो दोस्त आए हैं उनको अच्छी वजारतें मिल गई हैं। वो उनके सगे चचाजाद भाई उनके बहनोई भी हैं, वो उनके पास एक बड़ी वजारत है। तो अफसर शाहिद साहब उनके साथ हैं, उनके पास 3 वजारतें हैं, और जो रशीद हैं उनके पास एक बड़ी वजारत है। तो मैं समझता हूँ ये तो होता है पॉलिटिक्स में जी, गैप आ गया है, गैप में फिर उनको यू विल हैव टू वेट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोशिश करेंगे खुद वज़ीर आज़म बनने की, ऐसा कोई मायदा नहीं हुआ? देखिए जी, मैं आई डोंट बिलीव इन एनी एडवेंचरिज्म। भाई यू आर द कंटेंडर, यू आर द वन ऑफ द कंटेंडर। फकीर मनीष आदमी हूँ, और आई बिलीव के सब कुछ गॉड विलिंग होता है, सब कुछ मिल जाने वाला होता है। अपनी मेहनत और नेकनीति से अपने काम करते जाएं, ऊपर वाला सबब असबाब है, रास्ते वो खुद बनाता है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। मुझे जो, मैं चूँकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो असासा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी सियासी वाबस्तगी है, एंड माई एफिलिएशन विद भुट्टो फैमिली। तो दैट इज अबव पावर एनीथिंग एल्स। I witness your victory। मुझे कहेंगे एज एमएलए काम करो बैठ के, मैं वो भी करेंगे, मेरा कोई इशू ही नहीं है। जो यासीन साहब, जब आप बरतानिया से गए थे तो आई विटनेस योर विक्ट्री एंड आई वाज इन मुजफ्फराबाद at that time when you and Chaudhry Shishab was minister at that time।
बहुत बहुत शुक्रिया तकबीर टीवी से बात करने का। विश यू गुड लक। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग मिलजुल कर हमारा जो महदूद खित्ता है उसकी तमीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। सियासत भी होती है लेकिन मैन वो जो डिप्राइड और जो लोग हैं उनके हालात बेहतर करने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी आई बिलीव इन दिस के काम वही होता है जो डिलीवर हो। बहुत मैं डिलीवर करने वाला आदमी हूँ। आई बिलीव इन प्रिंसिपल्स इन माय लाइफ एंड प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिक्स आल्सो। तो इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह मेरा जो काम है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी यासीन साहब। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में आपसे बात होती रहेगी। आपको अपने ज़ुबान में रखे अल्लाह। बहुत मेहरबानी। नाजरीन, ये थे चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर, जिन्होंने ये रूल आउट नहीं किया कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये उन्होंने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया। अलबत्ता ये एश्योरिटी ज़रूर दिखाई कि मुफाहमत की पॉलिसी जारी रहेगी और साथ में ये भी कहा गया कि बैरिस्टर साहब का एक गैप था, लिहाजा उन्होंने ज्वाइन किया है और वो अब चूँकि पार्टी के अंदर एक बहुत अहम पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन ये रूल आउट कर दिया है कि वो किसी तरीके से कहीं वज़ीर आज़म बनने के या और किसी उसमें नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि चौधरी अब्दुल हमीद पोठी जो है उनको इसलिए कश्मीर कौंसिल का टिकट नहीं दिया गया कि उनकी वजह से उस वक्त पार्टी डिवाइड हुई थी। लिहाजा उनको कहा गया था बैरिस्टर साहब को कि आप अपना घोड़ा जो है यानी कि अपना उम्मीदवार तब्दील कर दें तो कुछ बात हो सकती है। इसी वजह से उन्हें अब टिकट नहीं दिया गया और उनके मुकाबले में जो दूसरे हैं यानी अली जुल्करनैन और रफ़ाकत अवान को टिकट दे दिया गया है। हम आज कश्मीर अफेयर्स पर बात कर रहे हैं। कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात 7 तारीख को हो गए। मुजफ्फराबाद में हालिया होने वाले इलेक्शन में किस तरह मुस्लिम लीग नून ने के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कामयाबी हासिल की। आज़ाद कश्मीर के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया गया। ये क्यों हुआ, जबकि दावतनामा भी मिला और वो पहुंच भी गए लेकिन शिरकत नहीं करने दी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के अख्तियारात बिल्कुल न होने के बराबर हैं, अगरचे यासीन साहब ने इसके बरक्स बात की है। और आज़ाद कश्मीर के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं। आज़ाद कश्मीर की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को मैं ये कहता हूँ, लोग ये कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि अपोजिशन से ख़तरा नहीं है लेकिन इनसाइड डिवीजन्स है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सूरत में पार्टी किसी भी वक्त स्प्लिट हो सकती है, उन्हें अगर ऑन बोर्ड न लिया गया। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में 1932 में कायम होने वाली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का किरदार इतना महदूद हो गया है कि उनके पास अब 4 सीटें 5 रह गई हैं। इस सारी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन डोंट फॉरगेट कि हम 8 अक्टूबर को एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला जो 8 अक्टूबर 2005 को आया था, जिसमें 75,000 एक जो ऑफिशियल फिगर है उसके मुताबिक लोगों ने जानों का नजराना पेश किया था, यानी जान बाक हो गए थे, हलाक हो गए थे। ये कुदरती आफत थी और उन जलजला ज़दगान के लिए जो पूरी दुनिया से जो अमदाद मिली थी वो 400 बिलियन रुपीस थी, यानी 400 अरब रुपया। उसमें से कहा यह जा रहा है कि कुछ पैसे 55 अरब के करीब जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दे दिए गए और कुछ जो है वो सिंध हुकूमत को विड्रॉ करके दे दिए गए। ये बातें जो है वो बाज़गश्त कर रही हैं। यही मौजू है मेरे, आपसे भी बात करेंगे लेकिन इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब खान साहब। आप साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल, 15 साल तक कश्मीर कौंसिल का मेंबर है, साबिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आपके बराबर में बैठे हुए नौजवान हैं और यूथ के वाइस चेयरमैन हैं यूके के अंदर मुर्तज़ा चौधरी साहब। आप दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। नौजवानों का और बुज़ुर्गों का एक हसीन इम्तज़ाज है माशाल्लाह। और कुछ और मेहमान भी पाकिस्तान से ऑनलाइन हैं, किसी वक्त भी जो है वो शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम में। आपके लिए भी नंबर खोलेंगे और आप भी इन सारे मौज़ूआत के बारे में बात करने के काबिल होंगे, अपने थॉट्स आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चौधरी साहब, 15 साल तक आप मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे। आपसे सवाल करने से पहले चूँकि पाकिस्तान वाले जाग रहे हैं तो मेरे वजह से स्पेशल मुस्लिम लीग नून के स्पोक्समैन हैं, मीडिया हेड हैं और कालम भी लिखते हैं, तजिया निगार भी हैं। जनाब अत्तर मसूद वानी साहब ने मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, उन्हें अपने प्रोग्राम में पहले वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
अतर मसूद वानी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत देर हो गई है। आप लोग आज मेरे इस प्रोग्राम के लिए माशाल्लाह जाग रहे हैं, मुझे पता है इट्स नॉट इजी, लेकिन ये फरमाइए कि बिजली वगैरह है इस वक्त कि नहीं? इस वक्त तो है, इत्तेफाक से है, लेकिन अमूमन नहीं। अच्छा, इसी वजह से हम आपको स्काइप पे नहीं ले रहे हैं। ये फरमाइए कि ये जो मुजफ्फराबाद का जो इलेक्शन हुआ है, आपने इस पर कामयाबी हासिल की, आपकी पार्टी ने दो किस्म की आरा पाई जाती है। एक ये है कि पीपल्स पार्टी के नज़रियाती लोगों ने उस्मान अतीक को वोट नहीं दिया। दूसरी आरा ये है कि नेशनलिस्ट है मुजफ्फराबाद में, जो डिप्राइव्ड और गरीब लोग हैं, जो मतलब यह है कि पॉलिसियों से नालाएँ, साबका हुकूमत की पॉलिसियों से नालाएँ और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, उन्होंने वोट दिया है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को। तो असल हकीकत क्या है? जी, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये आज़ाद कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद का ये जो इलेक्शन था, मुजफ्फराबाद 3 का, शहर का, तो इसमें जो है ये कहना कि पीस पार्टी का नजराजी वो नहीं पड़ा, ये बड़ी ये ज्यादती की बात होगी। क्योंकि पीस पार्टी ने अपना पूरा जोर, उनके वज़रा ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उनके बल्कि सीनियर मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, वज़रा की कमेटी, उन्होंने अपने जी जान से उन्होंने काम किया। और दूसरी बात है ये नेशनलिस्ट का ये है कि मुजफ्फराबाद में उनकी एक है तादाद, लेकिन इतनी तादाद उनकी कभी भी नहीं रही कि वो अपना कोई एक वो कैंडिडेट भी वो ला सकें। और दूसरी बात ये जो कहने के मुस्लिम लीग का पीस पार्टी का वोट नहीं मिला मुस्लिम उम्मीदवार को, उसमें है कि पिछली दफा उन्होंने लिए थे वो 7,000 वोट लिए थे ये जनरल इलेक्शन में, जिसमें राजा फारूक हैदर साहब कामयाब हुए थे। तो वो 7,000 जो वोट थे, उस वक्त उनके जो ये अतीक साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उनका, क्योंकि बेटा लड़ रहा था, तो पूरे उनके हुकूमती जो वसाइल होते हैं वो उनको अवेलेबल थे, तो फिर उन्होंने जाके वो 7,000 वोट लिया था। तो अब जब ये ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने तकरीबन ये 14,000 वोट लिया है, तो इसमें पीस पार्टी का वोट ही शामिल था इसमें। तो ये ज्यादती होगी कि इसमें पीस पार्टी का वोट शामिल था। पीस पार्टी के तक कारकुनों ने, उनके जितने भी सीनियर कारकुन थे, उनके लीडर थे, और उन्होंने तब अपना वो पूरा ये जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है, ये भी नेशनलिस्ट हैं क्या? जी जी, बैरिस्टर हैं जी, बैरिस्टर। लेकिन ये नेशनलिस्ट हैं क्या? नहीं, ये पुरानी फैमिली है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, पुरानी फैमिली, पूरी फैमिली पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये वाबस्ता रही है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का नई सदर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका नंबर जो है ऐसे लगा, पता नहीं कैसे लगा कि वो आज़ाद कश्मीर के सदर बन गए अचानक, और फिर वज़ीर आज़म जो लेजिटिमेट वज़ीर आज़म है, मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म है, पहली बार ये हुआ कि OIC में हमारी नुमाइंदगी नहीं हो सकी कश्मीरियों की। तो ये आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्या हुआ? जी, इसमें यह है कि हमारा दरअसल बड़ी बदकिस्मती से कि हमारा आज़ाद कश्मीर का खिता जो ये आज़ाद हुआ था, ये तमाम कंट्रोवर्शियल जो स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, उसकी ये नुमाइंदा हुकूमत थी। लेकिन हमारे, मैं यहाँ पे ये कहे बगैर ये नहीं रह सकूंगा कि हमारे सियासतदानों की बदकिरदारी की वजह से हमारा आज़ाद कश्मीर में एक डिग्रेशन का ऐसा अमल आया, इससे हमारे इख्तियारात जो हैं वो आइन में तो लिखे हुए हैं आज़ाद कश्मीर को हासिल हैं, लेकिन वो अमली तौर पे जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें आज़ाद कश्मीर को